स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सरल आवर्त गति। इसको पढ़ने से पहले हम हार्मोनिक मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। आवर्त गति, हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन से यानी एसएचएम से बड़ा सेट होता है, तो पहले इसकी स्टडी करेंगे। हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति ये क्या होती है? व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ इन रेगुलर टाइम इंटरवल, व्हेन ए बॉडी रिपीट्स इट्स path in regular time interval the motion is called harmonic motion। यानी जब कोई पिंड एक निश्चित समयांतराल में निश्चित पथ पर अपनी गति की बार बार पुनरावृत्ति करे या अपनी गति को बार बार दोहराए तो ऐसी गति आवर्त गति या हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो इस तरह से कोई भी गति हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति तभी कहलाएगी जब उस गति में एक निश्चित पथ बार बार दोहराया जाए और दोहराने में लगा समय निश्चित हो। तो एक निश्चित समय अंतराल में वस्तु अपने रास्ते की बार बार पुनरावृत्ति करे तो ऐसी गति आवर्त गति या हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो ऐसी गतियां इनके एग्जाम्पल हैं। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर एक साल में लगा लेती है और इस तरह से एक साल बाद पृथ्वी अपना जो रास्ता है सूर्य के चारों ओर वो फिर से उसकी पुनरावृत्ति करती है और ये हर साल लगातार पुनरावृत्ति चलती रहती है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना आवर्त गति यानी हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल, रोटेशन और स्पिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाना यानी अपनी अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना पृथ्वी का, ये कहलाता है हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये 24 घंटे में बार बार रिपीट होता है। हर 24 घंटे में पृथ्वी अपनी गति को बार बार अपनी अक्ष के परितः जो घूम रही है उसको बार बार दोहराती है। तो ये हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल हो गया। हर 24 घंटे में ये फिर से रिपीट हो रहा है। नीडल ऑफ वॉच यानी घड़ी की सुइयां, ये भी आवर्त गति करती हैं। सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में एक बार चक्कर लगा लेती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक बार चक्कर लगाती है। घंटे वाली सुई 12 घंटे में दीवाल घड़ी में एक चक्कर अपना पूरा कर लेती है। तो इस तरह से ये सभी आवर्त गतियों यानी हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल हो गए। और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की गति, ये भी निश्चित समय अंतराल में सरल लोलक अपनी गति को दोहराता है बार बार अपने रास्ते को। तो ये हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल हो गया, सरल लोलक की गति। तो इस तरह से कोई भी मोशन जिसमें वस्तु द्वारा अपनाया गया रास्ता बार बार रेगुलर टाइम इंटरवल में या निश्चित समय अंतराल में रास्ता बार बार दोहराया जाए या उसकी पुनरावृत्ति की जाए तो वो हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति कहलाता है। आवर्त गति का एक बहुत बड़ा सेट है, उसमें एक सबसेट यानी एक छोटा सा सेट ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का है। यानी दोलन या कंपन वो क्या होते हैं? आवर्त गति यानी हार्मोनिक मोशन का एक सबसेट होता है, छोटा सा पार्ट होता है। कैसे होता है इसको देखेंगे। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। यानी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। यानी जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करता है तो यह गति दोलन गति, कंपन गति कहलाती है। चूंकि दोलन या कंपन एक निश्चित समय अंतराल में होते हैं और इसमें रास्ते की भी पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो इस तरह से ये हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल हो गए। लेकिन सभी कंपन या सभी दोलन हार्मोनिक मोशन होते हैं। सभी कंपन या दोलन हार्मोनिक मोशन होते हैं, जबकि सभी हार्मोनिक मोशन दोलन या कंपन नहीं होते। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये हार्मोनिक मोशन तो है लेकिन दोलन या वाइब्रेशन नहीं है। तो इसलिए हार्मोनिक मोशन एक बड़ा सेट है, उसका एक सबसेट ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन यानी दोलन या कंपन गति होता है। सभी दोलन हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति होते हैं, जबकि सभी आवर्त गति कंपन या दोलन नहीं होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल्स ये सारे ऊपर के 3 एग्जाम्पल्स ये इसी के लिए हैं। सभी हार्मोनिक मोशन हैं जबकि वाइब्रेशन या कंपन नहीं है, क्योंकि ये सभी
मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति नहीं है। अब हम कंपन या दोलन गति के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की गति, ये दोलन या वाइब्रेशन का एग्जाम्पल है। मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग द्रव्यमान की प्रणाली, स्प्रिंग हैंग हुआ है किसी मास से और मास को नीचे करके छोड़ देने पर मास अपनी मीन पोजीशन के ऊपर नीचे गति करता है, तो ये गति वाइब्रेशन या ऑसिलेशन कहलाती है और ये हार्मोनिक मोशन नहीं भी होती है। सभी वाइब्रेशन या ऑसिलेशन हार्मोनिक मोशन होते हैं। नेक्स्ट थिंग, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, एसएचएम। एसएचएम हमारी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी या दोलन गति का एक सबसेट है, दोलन गति का एक स्पेशल केस है। तो सभी सिंपल हार्मोनिक मोशन दोलन गति होती हैं, सभी दोलन गति सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। कैसे नहीं होगी इसको देखेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? व्हेन ए पार्टिकल इज डूइंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, व्हेन ए पार्टिकल डूइंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी ये कंडीशन हो गई दोलन या ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की। व्हेन ए पार्टिकल इज डूइंग टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन, यानी पार्टिकल्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। Particles acceleration is always proportional to displacement, particle displacement, and is always in opposite direction to displacement. Acceleration is always in opposite direction to displacement. This type of motion is called simple harmonic motion, SHM. यानी हमने वाइब्रेशन में एक और शर्त डाल दी, क्या? Acceleration is always proportional to displacement and acceleration of particle is always in opposite direction of displacement. Then this vibratory motion is called simple harmonic motion. यानी जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे, जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि उसका त्वरण, कण का त्वरण कण के विस्थापन के सदैव अनुक्रमानुपाती हो और कण का त्वरण कण के विस्थापन के सदैव विपरीत दिशा में हो, तो ये गति सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो इस तरह से हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसमें दो शर्तें आ गई। पहली चीज, सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होना चाहिए, यानी किसी मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति होनी चाहिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी मध्यमान बिंदु के इधर उधर कण की गति होती है और कण का त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ विपरीत दिशा में होता है। तो कोई भी ऑसिलेशन जिसमें कण का एक्सेलरेशन विस्थापन के विपरीत दिशा में हो और अनुक्रमानुपाती हो, तो ऐसी सभी गतियां सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति कहलाती हैं। तो इस तरह से विशेष प्रकार के कंपन ही सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम होते हैं। तो एसएचएम एक बहुत छोटा सेट है, सभी एसएचएम दोलन या वाइब्रेशन होते हैं। तो हमारा दोलन या वाइब्रेशन का एक बड़ा सेट हो गया और उसका एक सबसेट एसएचएम आ गया, और हार्मोनिक मोशन हमारा एक सुपर सेट हो गया। सभी हार्मोनिक मोशन दोलन गति या कंपन नहीं होते, सभी दोलन हार्मोनिक मोशन या आवर्त गति होते हैं। तो आवर्त गति एक बड़ा सेट हो गया, इसका एक सबसेट दोलन या कंपन गति, और फिर इसका एक सबसेट सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति या एसएचएम होता है। तो इस तरह से ये सेट इंक्लूडेड होता है। क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये जो इक्वेशन आया अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा यहाँ पर हमारा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग होता है। तो ये इक्वेशन आ गया अल्फा इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डिस्प्लेसमेंट। ये कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण कहलाता है। तो सरल आवर्त गति का जब भी व्यापक समीकरण पूछा जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का व्यापक समीकरण या जनरल इक्वेशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक की गति। दूसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली की गति। हम टाइम पीरियड के टर्म में इस जनरल इक्वेशन को लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग 2 पाई बाई टी होता है। तो इस वैल्यू को टी पाई बाई
टी रखेंगे, टाइम पीरियड जहां है टी, और फिर ये निकल आएगा 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाई एक्स, और टी के लिए सॉल्व करेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई अल्फा, यानी टी इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपॉन एक्सेलरेशन, 2 पाई टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन या विस्थापन बटे त्वरण। तो इस तरह से आवर्तकाल टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ विस्थापन अपॉन त्वरण, ये जनरल फार्मूला आ गया टाइम पीरियड का सरल आवर्त गति में। तो इस तरह से ये टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये जनरल इक्वेशन हो गया टाइम पीरियड का सिंपल हार्मोनिक मोशन गति में, सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का व्यापक सूत्र या समीकरण। अब हम कंसीडर करते हैं एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? एक समान वृत्तीय गति। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर गति करेगा, यूनिफॉर्म कहलाएगी तब जब वो एक निश्चित चाल से इस सर्कुलर पाथ पर गति करे। कोई भी कण या पार्टिकल एक समान चाल से सर्कुलर पाथ पर यानी वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है तो इस कण की जो गति होगी वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति होती है। यानी वृत्तीय गति एक समान चाल से की गई वृत्तीय गति एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो कण हमारा वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है और इस एक समान वृत्तीय गति में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम सरल आवर्त गति को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसी पर्टिकुलर टाइम पर हम देखेंगे कण की जो पोजीशन है, यहां से स्टार्ट करें, यहां पर कण की जो पोजीशन है उससे हम ये जो एक्स वाई वाई डैश ये डायमीटर है सर्कुलर पाथ का, इस डायमीटर पर कण की स्थिति से हम एक लंब डालेंगे, प्रोजेक्शन डालेंगे। कण यहां शुरू में यहां पर है और ये प्रोजेक्शन ओ पर है यानी मेन पोजीशन पर है। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा प्रोजेक्शन का जो फुट है, प्रोजेक्शन का अंतिम बिंदु पैर जिसको कह रहे हैं, वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा इस लाइन पर। तो इस तरह से कण हमारा पी पर पहुंचा, प्रोजेक्शन एम पर पहुंचा, कण हमारा इधर मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर पहुंचा और प्रोजेक्शन भी इस पॉइंट पर पहुंच गया। कण फिर आगे पहुंचेगा तो प्रोजेक्शन भी धीरे धीरे नीचे की ओर गति करेगा और प्रोजेक्शन जैसे ही यहां पर पहुंच जाएगा कण हमारा और प्रोजेक्शन मेन पोजीशन पर पहुंच गया। फिर कण आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कण आगे बढ़ेगा प्रोजेक्शन का जो फुट है वो भी आगे बढ़ता चला जाएगा और यहां पर आके दोनों मैच कर जाएंगे। फिर इसके बाद कण फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा प्रोजेक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, प्रोजेक्शन का फुट, और कण के अपनी इनिशियल पोजीशन पहुंचते ही प्रोजेक्शन ओ पर मध्यमान स्थिति पर पहुंच जाएगा। इस तरह से हमारा कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पर और जो प्रोजेक्शन है वो इस पाथ पर, इस डायमीटर पर एक बार ऐसे गया, फिर अपनी मेन पोजीशन पर आया, फिर आगे बढ़ा दूसरी तरफ, फिर मेन पोजीशन पर आया। तो ये प्रोजेक्शन का जो फुट है, जो भी प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे उसका पैर, ये फुट, इसकी गति हम देख रहे हैं पार्टिकल के साथ मध्यमान बिंदु के इधर उधर गति है। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन का फुट है वो हमारा मध्यमान स्थिति के इधर उधर एक निश्चित समय अंतराल में गति कर रहा है। निश्चित समय अंतराल में क्यों गति कर रहा है? क्योंकि निश्चित समय अंतराल में ये एक समान चाल से चल रहा है कण, तो निश्चित समय अंतराल में ये अपनी गति बार बार दोहरा रहा है और हमारा जो प्रोजेक्शन का फुट है वो एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराएगा, यानी अपनी मेन पोजीशन के इधर उधर गति करेगा। तो ये जो प्रोजेक्शन का फुट है, पैर है, इसकी गति कंपन या दोलन गति कहलाएगी क्योंकि ये एक निश्चित समय अंतराल में बार बार मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति कर रहा है। तो इस तरह से हमारा जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है और जो प्रोजेक्शन का फुट है, प्रोजेक्शन का पैर पार्टिकल की, वो प्रोजेक्शन का पैर सदैव एक वाइब्रेशन या दोलन कर रहा है और इसको हम बाद में सिद्ध करेंगे। ये जो प्रोजेक्शन की पैर के ऑसिलेशंस हैं या दोलन हैं, ये एक्चुअल में सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति होती है। तो इसको सिद्ध करेंगे। इसके लिए पहले हम इसका इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन राइट करेंगे। इक्वेशन राइट करने के लिए हम मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टाइम पर
पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन p है और फुट की पोजीशन m है। तो इस केस में जो पार्टिकल है वो इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल बना रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। तो हम जानते हैं ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये भी एंगल जो है वो थीटा हो गया। ये OP हमारा सर्कुलर पाथ की रेडियस हो गई, जिसको a से लिखते हैं, स्मॉल a। सर्कुलर पाथ की त्रिज्या हो गई OP। तो PM की वैल्यू या OM की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। OM की वैल्यू कितनी आएगी? OM ही हमारे फुट का डिस्प्लेसमेंट है इसकी माध्य पोजीशन से, मीन पोजीशन से। OM की वैल्यू निकालेंगे। OM इक्वल टू या OM अपान OP। OM क्या हो गया? बेस, और OP हमारा कर्ण हो गया। तो इनका जो रेशियो आएगा वो साइन ओमेगा टी, सॉरी, ये OM जो है हमारा, ये बेस नहीं, परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि थीटा के साथ बेस लगा होता है। तो परपेंडिकुलर OM अपान OP इक्वल टू साइन ओमेगा टी, यानी हम थीटा को ओमेगा टी लेके बैठे हुए हैं। तो हमारा थीटा एक्चुअल में हम जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी होता है, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। तो इस तरह से हम साइन थीटा को साइन ओमेगा टी ले लेंगे, पुट कर देंगे। तो OM कितना है हमारा? y है, डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारा फुट है, फुट के परपेंडिकुलर के फुट का डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन y, और OP सर्कुलर पाथ की त्रिज्या हो गई। तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यही जनरल इक्वेशन है हमारे इस ऑसिलेशन या वाइब्रेशन का। तो इस तरह से जो भी फुट, ये प्रोजेक्शन का फुट गति कर रहा है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, उसका इक्वेशन हो गया, उसके विस्थापन का समीकरण, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, t टाइम है पर्टिकुलर, और ओमेगा टी को थीटा लिखते हैं। ये पर्टिकुलर टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस तरह से ये इसका हमारा समीकरण आ गया, इक्वेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट समीकरण या विस्थापन समीकरण इसको कहते हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, y विस्थापन है, a इस जो हमारा वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन की एक ओर चली गई मैक्सिमम दूरी फुट के द्वारा, चाहे ऊपर के ले लें हम, चाहे नीचे ले लें, ये डिस्टेंस a ही आएगी, सर्कुलर पाथ की त्रिज्या। तो इस तरह से y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये हमारा जो भी ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस कर रहा है फुट, उसका इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन या विस्थापन समीकरण हो गया। अब इसको बाद में हम सिद्ध करेंगे। ये जो इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई करता है। इसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, सम डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, या किए गए चक्करों की संख्या, एक सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो ये जस्ट संख्या है, और ये चूंकि एक सेकंड में हो रही है तो ये पर सेकंड लगाते हैं। तो साइकिल्स पर सेकंड या सिंपली पर सेकंड या हर्ट्ज कहलाता है। तो एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रही है, इसमें एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाएगी, या एक सेकंड में जितने दोलन कंप्लीट कर रहा है ये प्रोजेक्शन का फुट, वो कहलाएगा दोलनों की संख्या, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। सेकंड डेफिनेशन, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है एक कंपन पूरा करने में लगा समय, टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। एक कंपन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो एक सेकंड में एक पूरे कंपन करने में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड, आवर्तकाल है। चूंकि ये टाइम है इसलिए इसका यूनिट सेकंड, और ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्स व्युत्क्रम होता है या रेसिप्रोकल होता है, t इक्वल टू 1/n। नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति एंगुलर वेलोसिटी ही होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर हमारा कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति कहलाता है। और ये होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n
2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त होता है ओमेगा हमारा, इसलिए इसको कोणीय आवृत्ति या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के भी नाम से जानते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति। और एन हम जानते हैं 1/t होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो इस तरह से कोणीय आवृत्ति 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी होती है। नेक्स्ट थिंग हम डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, विस्थापन को। हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू विस्थापन समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी लिखेंगे, आवर्तकाल के टर्म में लिखेंगे, और ये स्मॉल टी के मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हमारा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी ये विस्थापन समीकरण हो गया। और डिफरेंट टाइम पर इसको प्लॉट करेंगे। जब समय 0 है, t इक्वल टू स्मॉल टी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू रखेंगे, y 0 हो गया। और इसको हम समय विस्थापन कर्व में प्लॉट करेंगे, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व में। x एक्सिस पर हमारा टाइम होगा समय, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, मध्यमान स्थिति O, इसके दोनों ओर हम डिस्प्लेसमेंट दर्शाएंगे। तो t इक्वल टू 0, व्हेन t इक्वल टू 0 हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यहां पर एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से व्हेन टाइम इक्वल टू t/4, आवर्तकाल के 1/4 टाइम है, यहाँ t/4 हो गया। इस टाइम पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी t/4। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन पाई बाई 2 आ गया, और साइन पाई बाई 2 हम जानते हैं 1 होता है, तो y इक्वल टू ए। तो ए पर हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पर टिक कर दिया। और फिर व्हेन t इक्वल टू t/2, आवर्तकाल के आधे समय में y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू t/2, और ये साइन पाई हो गया, तो y इक्वल टू ए साइन पाई, यानी साइन पाई 0 हो गया, तो y इक्वल टू 0। तो इस तरह से t/2 पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और t इक्वल टू 3t/4, इस पर हमारा डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करेंगे हम, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई टी इंटू 3t/4, टी की वैल्यू रखेंगे 3t/4, यहां रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये साइन, इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 2 आ गया, और साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, तो इसलिए y इक्वल टू माइनस ए। हम दूसरी डायरेक्शन में हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 3t/4 के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। और इस तरह से लास्ट पॉइंट पर भी कैलकुलेशन करेंगे, व्हेन टाइम t इक्वल टू टाइम पीरियड, यानी आवर्तकाल के बराबर समय है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई इंटू टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी, टी से टी कट गया, साइन 2 पाई, साइन 2 पाई बाई 2 पाई 0 होता है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अगेन 0 हो गया। चूंकि ये कर्व हमारा साइनोसॉइडल है, इसलिए साइन कर्व प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को मैच करते हुए। तो इस तरह से हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व हो गया। टाइम एक्स एक्सिस पर है, इस तरह से आगे बढ़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक डायरेक्शन में, आधे टाइम में एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है आगे, और आधे टाइम में दूसरी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और फिर 0 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट थिंग, एम्पलीट्यूड। हमारा जो फूट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है या वाइब्रेशंस कर रहा है, उसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, कण द्वारा अपनी माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन, यानी y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही एम्पलीट्यूड होगा। y की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी 1 हो सकता है, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो y इक्वल टू ए, यानी a ही सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वही हमारा कण का विस्थापन, अधिकतम विस्थापन या आयाम एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो एम्पलीट्यूड इस पर्टिकुलर केस में कण का जो अधिकतम विस्थापन है एक और ए, वही एम्पलीट्यूड होता है। तो यानी एम्पलीट्यूड की जो जनरल डेफिनेशन है वो किसी भी वाइब्रेशन करते हुए कण का एक और, अपनी मध्यमान स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन ही आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है, और इसकी यूनिट मीटर में होती है। नेक्स्ट थिंग, फेज या कला। फेज जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उसमें जो एंगल पार्ट होता है वो फेज कहलाता है, कला। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर फेज ओमेगा टी द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। फेज के माध्यम से ही हम कण की स्थिति का सही आकलन कर पाते हैं। कण ही
ओमेगा टी फेज ही कण की सही स्थिति को पर्टिकुलर टाइम पर जो उसकी स्थिति होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। फेज के ही माध्यम से ये चीज संभव है। फेज एक जनरल एंगल होता है जो कि पर्टिकुलर टाइम पर कण की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। इसमें फेज में दो पार्ट होते हैं, एक वेरिएबल पार्ट जो कि टाइम डिपेंडेंट होता है और दूसरा टाइम इंडिपेंडेंट, समय पर निर्भर ना करने वाला टाइम इंडिपेंडेंट यानी कांस्टेंट पार्ट। जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो कहलाता है इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला, और जो वेरिएबल पार्ट होता है उसमें इनिशियल फेज मिलाकर हमारी टोटल फेज या फेज बन जाती है। तो इस तरह से हमारी फेज, ये जो टोटल एंगल है वो होता है, और इसमें जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला। अगर हमारी इनिशियल फेज 0 हो गई तो जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है वही टोटल फेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनिशियल फेज है हमारे पास तो टोटल फेज, टाइम डिपेंडेंट और कांस्टेंट टर्म इनिशियल फेज दोनों को जोड़ने पर हमारी फेज मिलेगी, और ये जो दोनों को एडिशन आया ये पर्टिकुलर टाइम पर कण की स्थिति को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, फेज डिफरेंस कलांतर, यानी फेज डिफरेंस या कलांतर हम किन्हीं दो पर्टिकुलर टाइम पर लेते हैं, T1 और T2 पर जो भी फेजेस हैं हमारी, तो हम दो टाइम लेते हैं। T1 पर फेज φ1 ओमेगा T1 होती है, और T2 पर मान लेते हैं फेज φ2 ओमेगा T2 है। तो जो फेज डिफरेंस कलांतर होता है डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1, तो दोनों एंगल्स का डिफरेंस ले लेंगे, ओमेगा T2 माइनस ओमेगा T1। इस तरह से ये फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इन दोनों समयों पर कण की स्थिति का, यानी कण के फेजों में या कलाओं में अंतर, फेज डिफरेंस कलांतर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी भी यूनिट फेज की तरह रेडियन होती है, और ये मात्रक रेडियन है और डायमेंशन लेस होता है। फिर नेक्स्ट है वेलोसिटी, कण का वेग हम निकालेंगे। कण का वेग निकालने के लिए हम सिंपली इस फार्मूले का यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी लेफ्ट साइड में हुआ, dy बाई डी टी ये वेलोसिटी को देता है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो v इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, और हम राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे। a एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसको बाहर निकाल लिया, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन ओमेगा टी, सब जानते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा आएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। तो इस तरह से v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये वेलोसिटी का समीकरण आ गया। अब हम कॉस ओमेगा टी को इलिमिनेट करेंगे इस इक्वेशन की मदद से। कॉस ओमेगा टी हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहां से रखेंगे, साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई ए, साइन ओमेगा टी इक्वल टू वाई बाई ए यहां से पुट करेंगे तो वाई अपान ए का होल स्क्वायर यहां पुट होगा, और फिर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट अपान ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो ए बाहर निकलेगा, कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू वेलोसिटी के इक्वेशन में रखेंगे तो v इक्वल टू ए ओमेगा इंटू 1 अपान ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस वैल्यू को रखने से ए कट गया, तो v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी आएगी v इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर कण का वेग हमेशा होता है। ये वेलोसिटी हम देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो कण की मीन पोजीशन पर वेलोसिटी, हमारी मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 है मध्यमान स्थिति पे, तो 0 रखेंगे तो वेलोसिटी ए ओमेगा आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी। और कण जब एक और अधिकतम दूरी ट्रेवल कर लेता है तो डिस्प्लेसमेंट ए हो जाता है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कण वहां जाकर रुक जाता है। फिर इसके बाद कण फिर मीन पोजीशन पर आता है t/2 टाइम में, तो मीन पोजीशन पर आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मीन पोजीशन में, तो उसका
जो वेलोसिटी होगी वो फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह से कण मध्यमान स्थिति से जितना दूर जाता है इसकी वेलोसिटी उतनी ही घटती है। इसकी जो वेलोसिटी होगी ये मिनिमम होगी, यहां पर 0 हो जाएगी। और फिर जैसे ही मध्यमान स्थिति पर पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, कितनी हो गई, a ओमेगा। और फिर दूसरी ओर जाएगा तो यहां पर वेलोसिटी फिर से मिनिमम हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। इस तरह से कण का वेग बदलता है। मैक्सिमम मीन पोजीशन पर होता है और मिनिमम किसी भी एक ओर जब वो अधिकतम दूरी तय कर लेता है मध्यमान स्थिति के किसी ओर, तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम यानी 0 हो जाती है। तो इस तरह से कण का वेग वैरी करता है। कण का वेग मीन पोजीशन पर यानी मध्यमान स्थिति पर अधिकतम होता है और दोनों किनारों पर कण का वेग 0 हो जाता है, घटता रहता है इसका मतलब। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं, कण मीन पोजीशन यानी साम्य स्थिति से जितना दूर जाता है उसका वेग लगातार घटता रहता है। साम्य स्थिति की ओर आएगा तो उसका वेग बढ़ता रहेगा। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं एक्सेलरेशन यानी त्वरण। एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालने के लिए हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन को। 2 बार डिफरेंशिएट करने पर हमारा एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा, y इक्वल टू a sin ओमेगा t फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। एक बार डिफरेंशिएट किया तो y dy बाई डी टी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ए ओमेगा कांस्टेंट है, केवल cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है। अब जब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इससे एक और ओमेगा निकल के आएगा और यहां पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 2 बार डिफरेंशिएट करने पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। और हम जानते हैं ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, वाई। तो ये आ गया अल्फा, राइट लेफ्ट साइड में अल्फा यानी एक्सेलरेशन होता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ए साइन ओमेगा टी वाई होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से जो भी हमारा ऑसिलेशन या वाइब्रेशन हो रहा है उसमें एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, यानी त्वरण माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू विस्थापन। तो इस तरह से ये जो हमारी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिद्ध हो गई। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो त्वरण है वो प्रोपोर्शनल है माइनस वाई डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन के, और इसका साइन एक्सेलरेशन का वो अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के। तो इस तरह से हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो हमारी फुट का जो परपेंडिकुलर का फुट है यानी प्रक्षेप का फुट पैर है, वो जो वाइब्रेशन कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है वो असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एसएचएम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हमारा जो फुट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या सरल आवर्त गति कर रहा है। इस एक्सेलरेशन के फार्मूले से ये सिद्ध हो गया। अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब इसमें हम एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है उसको देखेंगे। एक्सेलरेशन चूंकि डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जहां मैक्सिमम होगा वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर मीन पोजीशन पर ले तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 तो एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। और किसी एक कॉर्नर पर लेंगे तो वो यहां पर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम हो गया, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी नहीं। और y इक्वल टू माइनस ए पर डिस्प्लेसमेंट अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया ओमेगा स्क्वायर ए। तो इस तरह से मिडिल पॉइंट पर यानी मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन या त्वरण 0 होती है और किसी एक कॉर्नर पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो इसलिए जहां भी विस्थापन होगा उसके विपरीत हमारी एक्सेलरेशन या त्वरण काम करेगा। तो इस तरह से हमारा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में या जो फुट प्रोजेक्शन का फुट गति कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें त्वरण का फार्मूला या त्वरण की वैल्यूज आ गई। लास्ट में हम इनको समराइज करेंगे। टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट हमारा टी इक्वल टू 0 पर 0 है और वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन 0 है।
फिर टाइम t/4 पर ये किसी एक कॉर्नर पर मध्यमान स्थिति से दूर जाएगा, तो इसका विस्थापन a हो गया इसके आयाम के बराबर, और वेलोसिटी वहां जाकर रुक जा रहा है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी जिस दिशा में जा रहा था उसके अपोजिट एक्सेलरेशन लगेगा -ω²a। इस कारण से वो दूसरी दिशा में गति करने लगेगा, रुककर फिर से रिटर्न हो जाएगा। इसी तरह से जब टाइम t/2 हो गया तो उसका विस्थापन 0 हो गया, जब मिडिल पोजीशन में पहुंच गया, और इस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गई -aω, और एक्सेलरेशन मिडिल पोजीशन पर 0 हो गया। 3t/4 पर वो दूसरे कॉर्नर में पहुंच गया, दूसरी ओर अधिकतम दूरी ट्रेवल कर लिया -a, और पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई कॉर्नर पर पहुंचते ही, और एक्सेलरेशन ω²a, यानी अब ये उल्टी डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में जो गया था उससे रिवर्स डायरेक्शन हो गई, तो फिर पार्टिकल वहां जाकर रुक जाएगा और कॉर्नर से फिर से वापस आ जाएगा। और व्हेन टाइम पीरियड t, तो इस पोजीशन में फिर से वो मीन पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वेलोसिटी aω और एक्सेलरेशन 0। तो इस तरह से ये हमारी कंपैरेटिव स्टडी हो गई। इस टेबल से हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को एट डिफरेंट टाइम पर प्लॉट या देख सकते हैं। अब हम इन प्लॉट्स को कंबाइनली स्टडी करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कुछ भी रख सकते हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट की देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा मीन पोजीशन से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड के बराबर हो गया, आयाम के बराबर, और फिर ये घटता हुआ फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता हुआ फिर घटेगा और मीन पोजीशन पर पहुंच गया। इसके अपोजिट वेलोसिटी हमारी जो होती है, ये वेलोसिटी मीन पोजीशन पर हम जानते हैं अधिकतम है, तो अधिकतम वेलोसिटी से शुरू करेंगे। aω वेलोसिटी हमारी मीन पोजीशन पर है, जैसे ही किसी एक कॉर्नर पर पार्टिकल पहुंचेगा एक, तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वहां से वो दूसरी डायरेक्शन में यानी मीन पोजीशन की ओर आने का प्रयास करेगा। इस केस में मीन पोजीशन पर आते ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई, और फिर मीन पोजीशन से जैसे ही दूसरी ओर जाएगा वहां पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और फिर इसके बाद वो रिटर्न होगा। रिटर्न होने में उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ रही है, जैसे ही मीन पोजीशन पर आएगा मध्यमान स्थिति, यहाँ पर मध्यमान स्थिति है और उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। इसी तरह से एक्सेलरेशन के बारे में कंक्लूड करेंगे। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन होगा। जैसे जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन वो माइनस साइन है अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट दर्शाएंगे। डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे कम होगा एक्सेलरेशन भी दूसरी डायरेक्शन में कम होगा, और फिर दूसरी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम दूसरी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्लॉट करेंगे, और इस तरह से जैसे ही डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा फिर 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन भी कम होता हुआ दूसरी डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ये प्लॉट हो गए। और फिर रीस्टोरिंग फोर्स लास्ट में, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल हमारा क्या है? जिस एक्सेलरेशन से पार्टिकल ऑसिलेट करता है या सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जिस एक्सेलरेशन से, उस एक्सेलरेशन में पार्टिकल के द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल मिल जाता है। तो यानी जो हमारा पार्टिकल है उस पर कार्यरत कुल बल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन -ω²y, और इसके पार्टिकल के मास से मल्टीप्लाई कर दें तो रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल आ जाएगा। और इस तरह से F = -mω²y ही रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल होता है। एक्सेलरेशन -ω²y होता है और रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल -mω²y के बराबर होता है। तो इस तरह से जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हम रिस्टोरिंग फोर्स की गणना करेंगे वो इसी फार्मूले से कैलकुलेट होगी, -mω²y से हमेशा गणना की जाएगी रिस्टोरिंग फोर्स प्रत्यानयन बल या पार्टिकल पर कार्यकारी कुल बल, जो उसकी मीन पोजीशन यानी मध्यमान स्थिति में सदैव लाने का प्रयास करता है। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी प्रत्यानयन बल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। इस तरह से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही प्रत्यानयन बल उसको मीन पोजीशन में लाने के लिए प्रयासरत हो जाएगा। मीन पोजीशन में रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो जाएगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा
रिस्टोरिंग फोर्स यानी प्रत्यानयन बल हो गया।